गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत आपका इंग्लिश मेंटोर स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ और देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। मूव ऑन टू द स्मार्ट बोर्ड। तो बच्चों वी वर रीडिंग आवर चैप्टर कॉल्ड द इंटरव्यू। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हमने कुछ इंटरव्यूज के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े, ठीक है, कुछ बातें जानी। और ये इंटरव्यू कहाँ से लिया गया बच्चों? द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू से ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। और ये इंटरव्यू होने वाला है अम्बर्तो इको और पद्मनाभन के बीच में, मुकुंद पद्मनाभन के बीच में, ठीक है। पर वो पार्ट पढ़ने से पहले हमने पहले पढ़ा कि इंटरव्यू के बारे में लोगों की क्या डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं, ठीक है। तो इसमें हमने जाना था कि कुछ लोगों के पॉजिटिव ओपिनियंस हैं तो कुछ लोगों के नेगेटिव ओपिनियंस हैं इंटरव्यू को लेके। और नेगेटिव ओपिनियन वालों में से ज्यादातर लोग कौन थे? ज्यादातर लोग थे जो सेलिब्रिटीज थे, ठीक है, जिनका इंटरव्यू लिया जाता था। तो उनका मानना ये था कि इंटरव्यू एक क्राइम है। कोई ये कहता था कि इंटरव्यू उनकी सोल उनसे खींच लेता है। कोई कहता है कि इंटरव्यू उनका एक पार्ट उनसे ले लेता है, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट नेगेटिव ओपिनियंस हमें देखने को मिले और कुछ पॉजिटिव ओपिनियंस भी हमने जाने। और लास्ट में हम ऑथर ये कंक्लूड करता है कि भले लोग इसके बारे में इसके ड्रॉबैक्स बताएं बट स्टिल इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। ये हमने जाना था। इसके बाद बच्चों हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया था, इंटरव्यू ऑफ अम्बर्तो इको। अम्बर्तो इको कौन थे हमने ये जाना, ठीक है। ही वॉज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली, ठीक है। वो वैसे प्रोफेसर थे, ठीक है बच्चों। और किसकी स्टडी करते थे? सिम्योटिक्स, द स्टडी ऑफ साइंस, ठीक है। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन करते थे और मेडिवल एस्थेटिक्स के बारे में वो रिसर्च किया करते थे, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम उन्होंने एक पैशन अपने अंदर डेवलप कर दिया, दैट वाज ऑफ राइटिंग। वो लिखना भी शुरू कर चुके थे और वो एक लेखक बन चुके थे, ठीक है। तो जब भी उनको समय मिलता तो वो लिखा करते थे नॉवेल्स। और उनकी नॉवेल्स बच्चों इतनी ज्यादा फेमस हुई। एक उनकी नॉवेल थी, बुक थी द नेम ऑफ द रोज, जिसकी 10 मिलियन कॉपीज उस वक्त सोल्ड हुई, बिकी, ठीक है। तो उसने उनको बहुत ही ज्यादा मशहूर बना दिया और इसी वजह से आज मुकुंद पद्मनाभन अम्बर्तो इको का इंटरव्यू लेने के लिए उनके घर पे पहुंचे हैं, ठीक है। तो वो शुरुआत करते हैं ये कहते हुए पद्मनाभन जी कि सर डेविड लॉज आपके बारे में कहते हैं कि एक व्यक्ति एक समय में इतने सारे काम कैसे कर सकता है जैसे कि अम्बर्तो इको करते हैं, ठीक है। तो ये एक तारीफ से उन्होंने उनका इंटरव्यू शुरू किया। फिर उसके बाद अम्बर्तो इको ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को लगता है कि मैं बहुत सारे काम कर रहा हूं पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रहा होता हूं, ठीक है। फिर मुकुंद का प्रश्न था कि विच इज, सर आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं? तो उसके बारे में बच्चों अम्बर्तो इको कहते हैं, ठीक है। देखो बच्चों क्या कहते हैं मुकुंद अम्बर्तो इको। हाँ, नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। ये एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरे बहुत सारे फिलोसफिकल इंटरेस्ट हैं, ठीक है, और मैं उनको यूज करता हूं अपने एकेडमिक वर्क और नॉवेल्स में। इवन माय बुक्स आर अबाउट फिलोसफीज, जैसे कि नॉन वायलेंस और पीस की फिलोसफी के बारे में मेरी किताबें रहती हैं, ठीक है। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट, और ये सारी चीजें मैं लिखता रहता हूं। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट। अब बच्चों हमने ये कल की क्लास में इस सीक्रेट पे आके अपने क्लास को एंड किया था। अब आज जानेंगे कि वो सीक्रेट क्या है जो अम्बर्तो इको पद्मनाभन को बताने वाले हैं। टिल देन बच्चों यहाँ पे इतने तक आपको कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट? जानते हैं उस सीक्रेट के बारे में, ठीक है। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट। डिड यू नो what will happen if you eliminate the empty spaces from the universe? क्या कह रहे हैं? Eliminate the empty spaces on all the atoms, the universe will become as big as my fist. ठीक है बच्चों, देखो क्या कहना चाह रहे हो कि वो बता रहे एम्प्टी स्पेसेस के बारे में जो यूनिवर्स में है। ये उनका सीक्रेट है कि जैसे हमारा जो ब्रह्मांड है ना बच्चों, वो ऐसा नहीं है पूरा फिल्ड है, ठीक है, वो पूरा भरा हुआ नहीं है।
वहां पे क्या है, एम्प्टी स्पेसेस है, खाली जगह है, ठीक है। अगर इन खाली जगहों को हटा दिया जाए, नेग्लेक्ट कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, तो सिर्फ क्या बचेगा, जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है ना बच्चों, ये सिमट जाएगा और इसका साइज कितना हो जाएगा, जितनी की मेरी फिस्ट है। ये अम्बर्टो इको कह रहे हैं कि जितनी मेरी फिस्ट है, ये यूनिवर्स इतना छोटा हो जाएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स में एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा है, सब कुछ एम्प्टी स्पेसेस ही है, और बाकी यूनिवर्स तो सिर्फ इतना है जितना कि मेरी एक फिस्ट है। फिस्ट का मतलब होता है बच्चों मुट्ठी, मुट्ठी जितना ये यूनिवर्स है। क्लियर है? तो इसमें बताया जा रहा है एम्प्टी स्पेसेस के बारे में। जानते हैं एम्प्टी स्पेसेस के बारे में थोड़ा और डिटेल में। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ। ठीक इसी प्रकार जैसे यूनिवर्स में बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है ना, और इतनी एम्प्टी स्पेस है, अगर एम्प्टी स्पेस हटा दी जाए तो यूनिवर्स का साइज बहुत छोटा हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारी जिंदगी में भी, हमारी लाइफ में भी एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं, बस हमें उन्हें ढूंढना आना चाहिए। आई कॉल देम इंटरस्टाइसेस। मैं उन्हें क्या कहता हूं, इंटरस्टाइसेस। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि अम्बर्तो इको जो एक खाली स्पेस है लाइफ में, उनको क्या, किस नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी स्पेसेस को किस नाम से बुलाते हैं, इंटरस्टाइसेस। इसको नोट डाउन करिए। जो जो चीजें मैं नोट डाउन करने के लिए बोलता हूं उनको साथ के साथ आप नोट डाउन किया कीजिए, ठीक है। सो यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, ठीक है। तुम मेरे यहाँ पे आ रहे थे, मेरे घर पे आ रहे थे। यू आर इन एन एलिवेटर, मतलब तुम एलिवेटर में थे, यानी कि एलिवेटर का मतलब था बच्चों लिफ्ट। तुम जब लिफ्ट में थे, एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और तुम ऊपर आ रहे थे, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, ठीक है। मुझे पता था कि तुम आ रहे हो, मैं वेट कर रहा था। दिस इज एन इंटरसाइज। ये क्या है, ये इंटरस्टाइस है। मैं वेट कर रहा हूं, तुम ऊपर आ रहे हो, मुझे पता है तुम आ रहे हो, तो जो वेटिंग टाइम है ना, वो ही इंटरस्टाइस है, वही एम्प्टी स्पेस है। एन एम्प्टी स्पेस, आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस। मैं इन एम्प्टी स्पेसेस में ही काम करता हूं, ठीक है। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, और वो हंसने लग जाता है, लाफ्स, ठीक है। कि जब तक तुम ऊपर आ रहे थे फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर में, एलिवेटर का यूज करते, कम से कम तुम्हें 5-10 मिनट लगने थे, तो उस 5-10 मिनट में मैंने एक आर्टिकल लिख दिया, ठीक है बच्चों। देख रहे हो, अब समझिए आप इनका सीक्रेट अम्बर्तो इको का, कि वो क्या किया करते थे, वो समय चुराया करते थे, ठीक है। खाली समय को यूटिलाइज करते थे, ठीक है, वो उसे वेस्ट नहीं जाने देते। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास अगर कोई काम है, ठीक है, हमने वो काम किया, अब अगला काम 1-2 घंटे बाद है हमारा, या फिर कोई अगला पीरियड है। जैसे मान लीजिए आपका पीरियड है, आपका ये पीरियड हुआ, बीच में लंच ब्रेक आया, उसके बाद दूसरा पीरियड। तो लंच ब्रेक बच्चों मान लीजिए 45 मिनट का है अगर, तो 45 मिनट तो नहीं लगता है लंच करने में, ठीक है, हार्डली 5 या 10 मिनट लगते हैं लंच करने में। और उसके बाद बाकी आधा घंटा जो है वो तो हम ऐसे वेस्ट कर देते हैं ना, ये सोच के कि चलो लंच है, रिसेस है, अभी क्या करना है, बाद में पीरियड में पढ़ेंगे, ठीक है, जबकि आपको पता है कि अगले पीरियड में टेस्ट है। लेकिन आप, आपकी जगह अम्बर्तो इको होते तो वो क्या करते, वो फटाफट से अपना लंच करते और उस आधे घंटे को यूटिलाइज करते, और मे बी शायद उस आधे घंटे में अपने पूरा का पूरा टेस्ट का रिवीजन कर लेते, या फिर मे बी कोई नया चैप्टर लर्न कर लेते, या कुछ अदर क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लेते। तो ऐसे अम्बर्तो इको समय का सदुपयोग करते, तभी वो इतना सारा समय निकाल पाते कि वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर पाते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तभी तो डेविड लॉज हैरान थे कि एक इंसान अपने जीवन काल में इतनी सारी चीजें कैसे कर सकता है। तो अब सीक्रेट पता चल गया आपको अम्बर्तो इको का, और मैं चाहता हूं बच्चों आप भी उनके सीक्रेट को अपनी लाइफ में फॉलो करें। देखो, फॉलो करके देखना जरा, ठीक है, कि आप भी देखना मेरे पूरे दिन भर में 24 घंटे में कहाँ कहाँ एम्प्टी स्पेसेस है, और मैं उनको कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ अपने काम में, ठीक है ना। क्लियर है? इज देयर एनी डाउट बच्चों? और ये कहने के बाद वो हंसने लग जाते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये सुनने के बाद, ये सीक्रेट सुनने के बाद मुकुंद का क्या कहना है। मुकुंद ये कहता है, नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। सर, जो आप ये बात बोल रहे हैं कि एम्प्टी स्पेसेस पे काम करना, हर किसी के बस की बात नहीं है ये करना, ठीक है। क्योंकि देखो, एम्प्टी स्पेसेस में भी काम करने के लिए तो बहुत टैलेंट चाहिए ना बच्चों। टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए इंसान, बहुत सारी क्वालिटीज चाहिए, तभी वो इन एम्प्टी स्पेसेस का यूटिलाइज कर पाएगा। अदरवाइज तो एम्प्टी स्पेसेस निकलती चली जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, और समय बीत जाता है। Your non-fictional writing, your scholarly work has a certain
प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। सर जो आप दो तरीके के काम करते हैं, एक नॉन फिक्शनल राइटिंग करते हैं, ठीक है, और एक जो आप स्कॉलरली वर्क करते हैं यूनिवर्सिटी में, उसकी एक अलग ही क्वालिटी है, ठीक है। इट इज अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। वो जो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल होता है, जिस तरीके से लोग पढ़ाते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट है आपका पैटर्न, ठीक है, विच इज। और जो रेगुलर स्टाइल कैसा होता है, रेगुलर स्टाइल जो जिस वे में आप लोगों को पढ़ाया जाता है वो बच्चों इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग होता है, ठीक है, बोरिंग तरीका होता है, जिससे कि जैसे आपने भी देखा होगा कई बार स्कूल यूनिवर्सिटीज में कुछ इस तरीके से हमें पढ़ाई कराई जाती है जो कि बहुत बोरिंग लगती है और उसमें मजा नहीं आता। और जब मजा नहीं आएगा, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो फिर पढ़ने का बच्चों हमारे माइंड में कुछ भी असर होने नहीं वाला, हम उस नॉलेज को गेन नहीं करने वाले जब तक कि हम उस चीज में या उस सब्जेक्ट पे, उस विषय पे अपना इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच? क्या आपने जो ये अप्रोच है ना सर आपकी पढ़ाने की, ठीक है, आपका तरीका थोड़ा अलग है, आप दूसरों की तरह नहीं पढ़ाते हैं बोरिंग स्टाइल से, आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टाइल से पढ़ाते हैं। तो क्या जो ये आपकी अप्रोच है, आपने जानबूझकर ये अप्रोच अपनाई है? ठीक है, ये मुकुंद पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनफॉर्मल अप्रोच है बच्चों। बाकी टीचर्स की क्या अप्रोच होती है, फॉर्मल अप्रोच में वो पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल एकदम टीचर स्टाइल में, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और लेकिन उनका थोड़ा तरीका है इनफॉर्मल, ठीक है, वो टीचर की तरह नहीं पढ़ाते, उनका सिर्फ ये रहता है कि मुझे ये नॉलेज डिलीवर करना है, चाहे मुझे फॉर्मल तरीका अपनाना पड़े या फिर मुझे इनफॉर्मल वे अपनाना पड़े। माई गोल इज टू डिलीवर दिस नॉलेज टू माई स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। और इट इज समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू। या तो आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, इस अप्रोच को अपना रहे हैं, या फिर आपके नेचर में ही कुछ ऐसा है, मतलब आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आप इस तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये सवाल अब किसने पूछा है, ये मुकुंद पद्मनाभन ने पूछा है अपने इंटरव्यू में, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है बच्चों, तो इसका रिप्लाई देते हुए अम्बर्तो इको क्या कहते हैं, लेट्स रीड इट। When I presented my first doctoral dissertation in Italy, यानी कि बच्चों जब मैंने पहली बार अपनी डॉक्टरल डिसर्टेशन दी, ठीक है, क्योंकि जो हमारे अम्बर्तो इको है, ही इज अ डॉक्टर, डॉक्टरेट वाले डॉक्टर नहीं, एमबीबीएस वाले डॉक्टर नहीं, बल्कि पीएचडी होल्डर, ठीक है। जो कोई पीएचडी कर लेता है बच्चों, तो वो क्या बन जाता है, उसके आगे डॉक्टर लग जाता है, ठीक है, ही इज अ डॉक्टरेट। क्लियर है। तो जब मैं अपनी डिसर्टेशन देता था, तो जब ये एक प्रोसेस होता है बच्चों, है ना, जब कोई भी डॉक्टरेट या पीएचडी के लिए तैयारी कर रहा होता है तो उसे डिसर्टेशन देनी पड़ती है, मतलब कोई टॉपिक उठाना पड़ता है, उस पर रिसर्च करनी पड़ती है और उस रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करना पड़ता है अपने से सीनियर्स के सामने या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सामने। और अगर वो रिसर्च उनकी उस लायक होती है, उस रिसर्च में कुछ कंक्लूजन निकल रहा होता है, तो उसको आगे के लिए भेजा जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है और उनको फिर बाद में जाके बच्चों पीएचडी की डिग्री वगैरह सब मिलती है, ठीक है। तो जब उनका डिसर्टेशन हो रहा था तो उनके किसी प्रोफेसर ने उनसे कहा था कि स्कॉलर्स, मतलब जो पढ़ रहे हैं उनको स्कॉलर बोलते हैं बच्चों, ठीक है, पीएचडी स्कॉलर, जो पढ़ रहा होता है ना पीएचडी, उसको पीएचडी स्कॉलर बोलते हैं। और जिसका पीएचडी हो जाता है फिर वो डॉक्टरेट बन जाता है। लेकिन जब आप पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पीएचडी स्कॉलर है, ठीक है। स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ अ सर्टेन सब्जेक्ट। उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाया जाता है, उसमें स्कॉलर्स उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है, बोलते नहीं कि जैसे मान लीजिए आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं या फिर इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आप उस चैप्टर में बहुत ज्यादा घुस गए, ठीक है, और बहुत ज्यादा उस सब्जेक्ट में डीप जा रहे हैं, तो कभी कभी टीचर्स ही बोल देते हैं या फिर फ्रेंड्स बोल देते हैं कि भाई इतना क्या पढ़ रहा है सब्जेक्ट, तो तुझे कोई पीएचडी थोड़ी करनी है इसमें। सुनी होगी आपने ये बात, है ना। तो पीएचडी करनी है इसमें का मतलब होता है बच्चों, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको उस सब्जेक्ट की बिल्कुल डिटेल में जाना पड़ता है, हर एक छोटी छोटी से बारीक चीज आपको पता होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, ठीक है, जो कोई भी आपका टॉपिक रहेगा पीएचडी में, ठीक। तो प्रोफेसर कहते हैं कि जो स्कॉलर्स होते हैं वो किसी सर्टेन सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, फिर वो कुछ फॉल्स हाइपोथेसिस बना लेते हैं। हाइपोथेसिस होता है बच्चों, ये भी एक पार्ट है रिसर्च का ही, कि अगर हमने कोई कंक्लूजन दिया वो हाइपोथेसिस है, ठीक है, वो सही भी है लेकिन मनगढ़ंत है, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि वो सही है, फॉल्स काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, गलत चीज को हाइपोथेसिस बोल सकते हैं, या फिर वो करेक्ट भी हो सकती है और वो गलत भी हो सकती है, ठीक है।
देन दे करेक्ट देम, और फिर वो उस फॉल्स हाइपोथेसिस को अपनी गलती जानने के बाद उसको करेक्ट करते हैं, या फिर जब हम टीचर्स लोग बताते हैं कि बच्चों कि तुमने यहाँ पे गलती करी है, तो फिर हम वो लोग उसको करेक्ट करते हैं, एंड एट द एंड पुट द कंक्लूजन, और लास्ट में अपना कंक्लूजन देते हैं। तो ये प्रोसेस चलता है। पहले वो किसी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं, उस पर अपनी हाइपोथेसिस देते हैं, हाइपोथेसिस में कुछ गलतियां निकलती हैं, उस गलतियों को ठीक करके फिर लास्ट में कंक्लूजन दे देते हैं कि हाँ ये है। तो बाकी सबका तरीका तो ऐसा होता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब ऑन द अदर हैंड, अम्बर्तो इको ने कुछ अलग ही अप्रोच अपनाई वहां पे भी। टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, उसने क्या किया, सबसे पहले अपनी स्टोरी बता दी रिसर्च की, ठीक है, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर, और उसमें अपनी ट्रायल्स और एरर्स भी बता दी, जबकि बाकी स्कॉलर्स ऐसा नहीं करते। वो कंक्लूजन में बताते हैं कि हमसे एक गलती हुई, या उस गलती को सुधार के लास्ट में कंक्लूजन देते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी स्टोरी में ही ट्रायल्स के बारे में बता दी कि मैंने ऐसे ऐसा ये चीजें करी थी अपने रिसर्च के दौरान, और ये गलतियां निकली मेरी उस रिसर्च में, तो वो सब दोनों चीज उन्होंने पहले ही बता दी। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माय डिसर्टेशन। बट ये जो तरीका था अम्बर्तो इको का, उनके प्रोफेसर को बहुत पसंद आया। उन्हें मे भी लगा होगा कि ये बहुत सही तरीका है, और उन्होंने उसका जो रिसर्च पेपर था वो पब्लिश कर दिया, वो डिसर्टेशन पब्लिश कर दी अपनी बुक में, विच मेंट ही अप्रिशिएटेड इट। इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर ने उसको अप्रिशिएट किया है, उनके रिसर्च को, उनके तरीके को। ठीक है, रिसर्च तो बाकी स्कॉलर्स भी कर रहे हैं, लेकिन अम्बर्तो इको ने जिस तरीके से किया, तो प्रोफेसर ने उसे अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट करना होता है बच्चों सराहना करना, सराहना या तारीफ करना, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तारीफ करी। यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई डाउट? ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं कि अम्बर्तो इको ने आगे फिर क्या कहा। एट दैट पॉइंट, एट द एज ऑफ 22, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च। ठीक है, तो 22 साल की उम्र में, मतलब जब वो रिसर्च कर रहे थे, जिस टाइम वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे थे, वो बच्चे उस वक्त 22 साल के थे। ये बात हमें जानने को मिलती है। तो मुझे उन्हें, मतलब मुझे नहीं, उन्हें एक बात समझ आई कि जो किताबें हैं बच्चों, वो इस तरीके से ही लिखी जानी चाहिए जिस तरीके से मैंने लिखी थी। यानी कि उसमें पहले बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, मतलब अपने रिसर्च की पूरी स्टोरी बता दो उसमें। ठीक है, कहानी के तौर पे अपने रिसर्च को सामने पेश करो, क्योंकि अगर आप रिसर्च को रिसर्च की तरह पेश करोगे बच्चों, तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है। मे भी कुछ लोग तो उसको पढ़े, लेकिन आधी जनता उसे नहीं पढ़ेगी, क्योंकि रिसर्च जैसा लग रहा होगा और वो बहुत ज्यादा बोरिंग होगा। लेकिन अगर मैं उसको एक कहानी के रूप में प्रेजेंट करता हूँ, तो सामने वाले को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। और उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे इस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या ट्रायल्स करे, और इसमें क्या क्या गलतियां निकली। तो ये सारी चीजें जब बताता हुआ, नरेट करता हुआ चलूंगा मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रीडर्स को पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो ये बात उन्हें उसी वक्त समझ आ चुकी थी। एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स सो लेट। और शायद यही कारण है, मे बी ये जो चीज है ना, ये पैटर्न इस तरह से अपनी बुक को प्रेजेंट करने का, ये मेरे अंदर तब का बैठा हुआ है जब मैं 22 साल का था। उसके बाद अलग बात है कि मैं प्रोफेसर बन गया, मैंने किताबें लिखना छोड़ दी, लेकिन अब 50 साल की उम्र में मैं किताबें लिखना शुरू कर रहा हूं फिर से। तो उसका कारण वही है कि वही आदत जो मेरी उस वक्त थी कि मैं नरेट करके कहानी के रूप में रिसर्च लिखा करता था, और वही तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। नोवेल, ही इज राइटिंग नोवेल्स। वो किताब, नोवेल्स को क्या होती है बच्चों? नोवेल्स क्या होती है? आपने हिंदी में पढ़े होंगे बच्चों, उपन्यास। ठीक है, उपन्यास। तो वही उपन्यास इंग्लिश में होते हैं नोवेल्स। तो इसी कारण मैं अब इतने अच्छे अच्छे नोवेल्स लिख पा रहा हूँ, क्योंकि वो आदत मेरे अंदर अभी भी घर करके बैठी है कि कैसे किताब को लिखना है, कैसे अपनी स्टोरी नरेट करते हुए लिखना है। ठीक है, आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थेस। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अम्बर्तो के डियर फ्रेंड कौन थे, उनके खास मित्र, प्रिय मित्र कौन थे? तो रोलैंड बार्थेस थे। वाज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वाज एन एसेइस्ट एंड नॉट अ नोवेलिस्ट। जो उनके दोस्त थे, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे बच्चों। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है झुंझलाए हुए रहते थे, झुंझलाए हुए रहते थे। कैसे रहते थे? झुंझलाए हुए। झुंझलाए पता है ना बच्चों आपको, चिड़े चिड़े से। ठीक है, और उनकी इस झुंझलाहट का, फ्रस्ट्रेशन का क्या रीजन था? कि वो एक एसेइस्ट थे। वो क्या थे? एसेइस्ट। एसेइस्ट कौन होता है बच्चों? जो निबंध लिखते हैं ना, जो छोटे छोटे निबंध या फिर आर्टिकल्स लिखते हैं, वो सिर्फ वहीं तक सीमित रह गए थे। मतलब वो शॉर्ट राइटिंग्स किया करते थे,
एंड नॉट अ नोवेलिस्ट, और वो कभी भी नोवेलिस्ट नहीं बन पाए। नोवेलिस्ट तो बच्चों, नोवेल जो होती है ना वो काफी बड़ी होती है, उपन्यास काफी बड़ा होता है, ठीक है, तो वो कभी एक बड़ा उपन्यास नहीं लिख पाए, तो वो छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे निबंध में ही सीमित होकर रह गए, और यही कारण था उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी झुंझलाहट का। क्लियर है बच्चों? ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग, वो क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते हैं। क्रिएटिव बच्चों मतलब, क्रिएटिव का मतलब क्या होता है? क्रिएटिव मतलब खुद से कुछ क्रिएट करना, क्रिएशन करना, ठीक है, अपना खुद का कुछ बनाना। अब वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं बच्चों, आप टॉय बना सकते हैं, कोई आर्ट बना सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। तो जो भी चीज आप क्रिएट कर रहे हैं ना, जिसकी आप उत्पत्ति कर रहे हैं, ठीक है, आपसे वो वह चीज उत्पन्न हो रही है, फिर चाहे वो कोई कला हो या कोई गीत हो, ठीक है, या कोई खेल हो या कोई विचार हो, ये सारी आपकी क्रिएशन है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि दिस होल अर्थ या दिस होल यूनिवर्स इज अ गॉड्स क्रिएशन, ये गॉड की ही तो उत्पत्ति है, गॉड ने सब कुछ उत्पन्न किया है, ठीक है। तो गॉड भी बहुत क्रिएटिव रहा होगा, तो उसी तरीके से जो रोलैंड बार्थेस थे वो क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते थे, ठीक है, मतलब वो कुछ अलग हटके अपने विचारों का कुछ लिखना चाहते थे, कुछ उत्पन्न करना चाहते, परंतु ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि वो सिर्फ क्या लिखते रह गए, उनकी होल लाइफ में भी उनकी जॉब ऐसी होगी कि उनको ऐसे ही लिखने थे, और ऐसे बच्चों बहुत छोटा होता है, उसमें आप ज्यादा हद तक क्रिएटिव नहीं बन सकते, ठीक है। इतना सा ऐसे मे बी 1 या 2 या 3 पेज का ऐसे होगा, ठीक है, आर्टिकल होगा, तो इसमें आप ज्यादा अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते। 1 2 3 पन्नों में आप कितना ही, किसी टॉपिक को आपने उठाया है और मैं बोलता हूँ बच्चे 2 3 पन्नों में इसको खत्म कर दो, तो आप उसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं जा सकते, उसमें आप कहानी तो नहीं बना सकते। आप उसमें ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में फैक्ट बताएंगे, ये चीज होती है, ये चीज करके हम इसे रोक सकते हैं या ऐसे बढ़ावा दे सकते हैं, और लास्ट में कंक्लूड कर देंगे 2 3 पन्नों में आपका ऐसे खत्म है। पर अगर मैं वही कहूँ, वही सेम टॉपिक को मैं आपको बोल दूं कि बच्चों इस पे एक कहानी लिख के आओ, तो कहानी तो में तो बच्चों आप पूरी की पूरी एक किताब छाप सकते हैं, है ना, क्योंकि कहानी का कोई अंत नहीं है, नोवेल का कोई अंत नहीं, उसमें आप अपनी विचारों को एकदम खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, उसमें आप स्वतंत्र हैं कुछ भी लिखने के लिए, कुछ भी इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना से कुछ भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही चाहते थे रोलैंड बार्थेस भी करना, लेकिन वो कभी कर नहीं पाए पूरी लाइफ, वो सिर्फ एक एसेइस्ट बन के रह गया, और इसी बात का उनको कहीं ना कहीं अंदर से दुख था, और ये बात उनको झुंझलाती थी, ठीक है, कि मैं एसेइस्ट बन के रह गया जबकि मुझे तो नोवेलिस्ट बनना था, ठीक है। वन डे और अनदर बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो। और देखो बच्चों, दुर्भाग्यवश वो सोचते रह गए कि मुझे नोवेलिस्ट बनना है, मुझे क्रिएटिव राइटिंग करना है, पर ऐसा कर नहीं पाए, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब अंबर्तो इको कह रहे हैं कि आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मुझे कभी ऐसी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई, क्योंकि मैं जो भी काम करता था बच्चों, मैं तो उसको क्रिएटिविटी के साथ ही करता था। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं वो भी क्रिएटिविटी के साथ करता था, मैं उसमें भी नरेटिव स्टाइल यूज करता था, अपनी कहानी के रूप में पढ़ाता था, ठीक है। और अगर मैं क्या बोलते हैं, अगर कोई रिसर्च कर रहा हूँ तो मेरा रिसर्च पेपर भी कैसा होता था, अब हम देख ही चुके हैं पहले कि उनका रिसर्च पेपर भी कैसा होता था, नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होता था, मतलब ऐसा लगता था कि वो कोई कहानी सुना रहे हैं और उस कहानी में अपने ट्रायल्स और एरर्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो वो तो सारा काम ही क्रिएटिव वे में कर रहे थे, तो उन्हें किसी बात की फ्रस्ट्रेशन नहीं थी अम्बर्तो इको को। और आई स्टार्टेड राइटिंग नोवेल्स बाय एक्सीडेंट, और मुझे नोवेल लिखने का कोई ऐसा शौक नहीं था कि मुझे नोवेल लिखनी है, ये तो बस एक्सीडेंट से हो गया। एक्सीडेंट यानी कि एक काइंड ऑफ दुर्घटना हो गई, ठीक है, मैं करना नहीं चाह रहा था, बट हो जाती है ना कोई चीज गलती से, तो हम बोलते हैं यार बाय एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, गलती से हो गया, तो एक गलती से ही नोवेल लिख दिया। आई हैड नथिंग टू डू वन डे, एक दिन मैं खाली बैठा हुआ था, और आपको पता है अम्बर्तो इको कभी खाली नहीं बैठते, उनके पास जब भी फ्री टाइम मिलेगा वो कुछ ना कुछ उसको यूटिलाइज करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, सो आई स्टार्टेड, तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उनको लगा कि मैं खाली तो बैठा ही हूँ, वो कभी खाली नहीं बैठते, और गलती से किस दिन खाली बैठ गए होंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा लिखना शुरू कर दिया। नोवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट ऑफ नरेशन, और उन्होंने नोवेल्स ही क्यों लिखना शुरू करी, इसलिए वो ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने नोवेल्स इसलिए लिखी क्योंकि बच्चों ये उनका टेस्ट था, ठीक है, इसी चीज में वो माहिर थे, वे कहानी नरेट करने में माहिर थे, इसलिए उन्होंने नोवेल्स ही लिखना शुरू करा, क्योंकि ये उनका बच्चों टेस्ट था। टेस्ट का मतलब ये नहीं कि वो नोवेल्स खाते थे, लेकिन नोवेल्स उनका एक तरीके से बोल सकते फील्ड थी, यही उनकी फील्ड थी, और इसी में उनको मजा आता था, इसलिए उन्होंने नोवेल्स नरेट करना शुरू कर दिया। यहां तक क्लियर है बच्चों? इज देयर एनी डाउट? ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये सुनने के बाद मुकुंद क्या कहते हैं,
talking about novels, from being a famous academic, you went on to becoming spectacularly famous after the publication of the Name of the Rose. ठीक है, अगर हम नोवेल्स की बात करें, आप पहले से ही एक फेमस एकेडमिक्स तो थे ही, ठीक है, लेकिन आप उसके बाद क्या बन गए, एक फेमस नोवेलिस्ट भी बन गए। और कब आप बने वो फेमस, जब आपकी किताब आई द नेम ऑफ द रोज। तो बच्चों इसको याद रखना है, द नेम ऑफ द रोज, ये जो किताब थी अम्बर्तो इको की, इसने उन्हें क्या कर दिया, बहुत ही मशहूर बना दिया। वो ऑलरेडी मशहूर थे बट एज एन एकेडमिक्स, ठीक है, एज एन स्कॉलर, एज अ बुद्धिजीव वो बहुत ज्यादा फेमस थे, बट एक एज अ लेखक के तौर पे भी वो काफी फेमस हो गए इस किताब को लिखने के बाद, द नेम ऑफ द रोज। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, इसका नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। You have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. ठीक है, आपने नॉन फिक्शन में बच्चों उन्होंने, हमारे अम्बर्तो इको ने कितनी किताबें लिख दी है, मोर देन 20 किताबें लिख चुकी हैं। ठीक है, ऐसा पद्मनाभन कहते हैं, उसका जवाब देते हुए अम्बर्तो इको कहते हैं नहीं, 20 से ज्यादा नहीं, मैंने 40 से ज्यादा लिख दी है। आप अपने फिगर्स को करेक्ट कीजिए, ठीक है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने 40 से ज्यादा किताबें लिख दी हैं। ठीक है, मुकुंद उस पर आश्चर्यचकित हो जाते, ओवर 40, देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है ना यहाँ पे, इस तरीके से ये एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा जताता है कि जब हम हैरान होते हैं तब ये एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलता है। तो पद्मनाभन को तो लगता था कि सिर्फ 20 से ज्यादा किताबें लिखी है, लेकिन जब वो बताते हैं कि 40 से ज्यादा लिख चुका हो तो वो हैरान हो जाते हैं। Among them a seminal piece of work on the semiotics, और उन्होंने उसमें से कुछ किताबें सेमियोटिक्स के ऊपर भी लिखी है, जो यानी कि जो कि उनकी फील्ड भी है। सेमियोटिक्स हमने पढ़ा था, सेमियोटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ साइन, ठीक है, साइन एंड सिंबल्स, स्टडी ऑफ साइन के ऊपर भी उन्होंने काफी किताबें लिख चुके हैं वे, ठीक है। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्तो इको एंड दे विल से, ओ ही इज द नोवेलिस्ट, डज दैट बॉदर यू। लेकिन अगर सर आप इतने बड़े एकेडमिक्स हैं, इतने बड़े स्कॉलर हैं, आपने क्या बोलते हैं सिमियोटिक्स के ऊपर इतनी सारी किताबें लिखी है, नॉन फिक्शनल किताबें, अम्बर्तो इको कौन है, तो वो क्या कहते हैं, अम्बर्तो इको तो एक नोवेलिस्ट है, अम्बर्तो इको एक उपन्यासकार है, मतलब आपको जनता जो जानती है एक उपन्यासकार के रूप में जानती है। तो क्या ये बात आपको अफेक्ट करती है, क्या आप इस बात से कभी परेशान होते हैं, यार मैंने इतना काम किया, इतनी पढ़ाई करी, लेकिन लोग मेरे उस काम की वजह से मुझे नहीं जान रहे, वो जान रहे हैं मुझे सिर्फ किसकी वजह से, जो मैंने एक उपन्यास लिख दिया उसकी वजह से मुझे मैं फेमस हो चुका हूँ। और जो मैंने इतना सारा दूसरा वर्क किया हुआ है, एकेडमिक वर्क किया हुआ है, सीमियोटिक्स के ऊपर जो इतना सारा रिसर्च किया हुआ है, उसके बारे में लोग उतना नहीं जानते। तो क्या ये चीज आपको कभी परेशान करती है, ऐसा मुकुंद कहते हैं। तो इसका जवाब देते हुए अम्बर्तो इको क्या कहते हैं बच्चों, देखते हैं। Yes, because I consider myself a university professor who writes novels on Sundays. तो अमृता को कहती है कि हाँ, ये बात मुझे थोड़ा बहुत विचलित करती है। क्यों विचलित करती है, क्योंकि मैं हूं तो असल में एक प्रोफेसर जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, और नोवेल्स तो मैं सिर्फ संडे को लिखता हूँ, जब मैं फ्री होता हूँ, जो काम मैं फ्री टाइम में कर रहा हूँ उसके वजह से मैं फेमस हूँ, और जो काम मैं हमेशा कर रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ, उसकी वजह से मैं फेमस नहीं हूँ, लोग उस काम को जानते नहीं है। तो हाँ, ये बात जो है वो मुझे थोड़ा सा परेशान तो करती है। क्लियर है बच्चों, इट्स नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज, मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट करता हूँ, एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स, बल्कि जो लेखकों की जो मीटिंग्स होती है ना, वहां पे मैं नहीं जाता, मैं जाता कहूँ, मैं तो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज में जाता हूँ, ठीक है। लेखकों के साथ में उतना ज्यादा उठना बैठना नहीं है मेरा। आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी, और मैं अपने आप को कहाँ आइडेंटिफाई कर पाता हूँ, किन लोगों के बीच में अपने आप को बेहतर समझता हूँ, मैं अपने आप को बेहतर समझता हूँ, जो मेरे एकेडमिक कम्युनिटी के लोग हैं, एकेडमी समाज वाले लोग हैं, यानी कि एकेडमी यानी कि जिसमें स्कॉलर्स आ जाते हैं जो कि रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, टीचर्स प्रोफेसर्स वगैरह इस कम्युनिटी के अंदर आ जाते हैं। मैं वहां के लोगों से अपने आप को ज्यादा संबंधित समझ पाता हूं, जबकि जो ये राइटर्स होते हैं, लेखक होते हैं, जो कि पेन क्लब्स वगैरह में मिला करते हैं, इनकी यहाँ पे मीटिंग होती है, वहां मैं उतना ना जाता हूँ और ना मैं उनसे अपने आप को ज्यादा क्लोज
समझ पाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए उनके लिए ये मजाक नहीं है कि वो अपने एकेडमिक्स को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, और पार्ट टाइम में वो कभी कभी किताब लिख लेते हैं, लेकिन उनकी चिंता का विषय है कि जो काम मैं पार्ट टाइम में कर रहा हूँ मैं उस वजह से फेमस हो रहा हूँ, और जो काम मैं हमेशा कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरा मेन प्रोफेशन है, उसके उसको उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे। तो बच्चों, हमने देखा आज एक कॉन्वर्जेशन मुकुंद पद्मनाभन और अम्बर्तो इको के बीच में, ठीक है। हमने जाना कि कैसे कैसे क्या क्या उन्होंने अपने एकेडमिक करियर में किया है और कौन कौन सी नॉवेल्स उन्होंने लिखी है। ये कॉन्वर्जेशन आगे भी कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप यहाँ तक रिवाइज करें। हैव अ गुड डे बच्चों, थैंक यू।